नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और शुभकामनाएँ क्यों ना हो, यह भारत का राष्ट्रीय पर्व है और हम लोग आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग का आज टॉपिक भी बहुत इससे मिलता जुलता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को लाया गया था। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब बता करें दूं और कि भारत, इसे देवभूमि कहा गया है। भारत जो विश्व गुरु रहा है, अगर भारत है तो हम सब हैं। भारत, ये वही भारत है जो समानता की बात करता है। ये वही भारत है जहाँ समाज का आखिरी व्यक्ति भी अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करता है। चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि आज हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई जो 1947 को लागू की गई थी, उसके पीछे क्या कहानी थी। तो मैं कहानी के बारे में बताऊं उसके पहले तो आप थोड़ा ब्रीफ जानना होगा कि जब हम लोग का देश 1857 ईस्वी की पहली जो क्रांति करता है, जिसे हम सशस्त्र विद्रोह करते हैं। हालांकि यूँ तो उसके पहले बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए, परंतु जो एक राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह था, उसके बाद से यह स्पष्ट हो चुका था कि अब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं। और 1857 से लेकर के 1947 के बीच की कहानी कई छोटे बड़े नायकों को जन्म देती है और उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना होती है, जो जज्बा होता है, जो देश के लिए प्रेम होता है, जो मर मिटने की जो इच्छा होती है, वो हमें भारतीय होने का या हमारे देश के स्वतंत्रता का असली मतलब बताता है। तो हमने इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है। अब हम चलते हैं कि आखिर ये अंतिम जो पड़ाव था वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि 1935 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया गया था जिसे भारतीय शासन अधिनियम कहा जाता था। और इस अधिनियम में 450 से अधिक अनुच्छेद बनाए गए थे, जिसमें से 321 अनुच्छेद जो थे वो भारत के प्रशासनिक कार्यों के लिए बनाए गए थे, जबकि बाकी शेष जो थे वो वर्मा जो था, जिसे 1935 के अधिनियम में अलग कर दिया गया था, उसके लिए बनाया गया था। तो उस अधिनियम के अनुरूप वो जो अधिनियम था या 1935 का अधिनियम जिसे कहते हैं, वो ये वही अधिनियम था जिसके बाद से हम लोगों को ये प्रतीत हो रहा था कि अब आने वाले कुछ वर्षों में हम अपने जो सरकार जो है उसका गठन करेंगे और अपनी सत्ता खुद चलाएंगे। तो उसी से प्रभावित था। उसके बाद जो बीच की घटना 1935 से कैबिनेट मिशन के बीच में एक द्वितीय विश्व युद्ध आता है। हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की थी इसके बारे में क्रिप्स मिशन में, और हम लोगों ने बताया था कि किस तरह से जो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए भारत पर दबाव डाला जाता है, और उसके बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति जो होती है, जो आंदोलन होता है जिसमें देश के प्रत्येक वर्ग के लोग कंधे से कंधा मिलाकर शामिल होते हैं, उसी का परिणाम था कैबिनेट मिशन जो 1946 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1946 में। और इसका उद्देश्य ये था कि भारत को अब संवैधानिक सुधार की ज़रूरत है और जितना जल्दी हो सके भारत को स्वतंत्र करने की चेष्टा की जाए। और उसी के उपलक्ष्य में इटली, जो वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, उसके पूर्व में चर्चिल थे जो नहीं चाहते थे कि भारत स्वतंत्र हो। वो आखिरी समय तक उन्होंने ये प्रयास किया था कि भारत इंग्लैंड का ही उपनिवेश रहे, परंतु जो क्लेमेंट एटली थे उनके द्वारा जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अब हम जो है भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इस दरमियान उनकी घोषणा के बाद कुछ कांग्रेसी और जो मुस्लिम लीग के लोग थे वो जा कर के मिलते हैं। कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं लंदन, और वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड माउंटबेटन करते हैं। और उनके द्वारा ये सुझाव दिया जाता है कि जो समस्याएं चल रही थी वो प्राय वो अलग राज्य की मांग कर रहे थे, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और जो रियासत थे वो अपनी अलग धुन में थे। तो उन सभी समस्याओं के समाधान के लिए जो मांग की गई थी
कि हमें इस समस्याओं का समाधान के द्वारा डिकी वर्ड प्लान, एक प्लान लाया गया था माउंटबेटन के द्वारा, डिकी वर्ड प्लान या उसे बाल्कन योजना भी कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत उन्होंने ये कहा था कि जितने भी रियासतें हैं, और मैं आपको बता दूं कि रियासतों की संख्या यहाँ पे कितनी थी, 565। हैरानी की बात है, परंतु ये सच था कि 565 यहाँ रियासतें थीं, और उसमें से जो कुछ शक्तिशाली रियासत थे वो नहीं चाहते थे कि वो भारत या पाकिस्तान के साथ रहें। तो इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, उस स्थिति में उन्होंने प्लान दिया जिसे हम बाल्कन योजना या डिकी वर्ड प्लान कहते हैं। और इस प्लान के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि जो राज्य, जो रियासत ऐसा चाहते हैं उनको क्यों ना स्वतंत्र कर दिया जाए। परंतु ये जो सुझाव था, जो मई 1947 को लाया गया था माउंटबेटन के द्वारा, उसे एक सिरे से कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग एवं अन्य पार्टियां उसे खारिज कर देती हैं। उसके बाद चूँकि जो देश में स्वतंत्रता की मांग बढ़ती जा रही थी और जल्दी से जल्दी लोग चाहते थे कि अपनी सत्ता हो, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया भारत में एक नए सुझाव के साथ, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना, या हम ये कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन की ये रूपरेखा थी। तो इसकी मैं मुख्य बातें बताऊं कि यह 3 जून को लाया गया था और इसमें कुछ प्रस्ताव थे जो महत्वपूर्ण थे, जैसे कि कुछ जो प्रदेश थे, जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिलचर, जो ये क्षेत्र था, सिलचर जो था वो असम का एक ज़िला था, ठीक है, वो वहाँ का जो क्षेत्र था, और ये उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत था, इन सब जगहों में जनमत कराने की बात कही गई थी लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कि आप लोग जनमत करा लीजिए, और उसके बाद जो भी होता है, उस जो लोगों की राय होती है उसके हिसाब से या तो वो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहें, और अगर भारत में रहना चाहते हैं तो वो भारत में रहें। उसी तरह का सिंध प्रांत, और सिंध के बारे में बताऊं कि ये सिंध वही था जो वर्तमान पाकिस्तान के क्षेत्र में है, परंतु यहाँ के एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था अब्दुल गफ़ार खान, जिसे हम सीमांत गांधी के भी नाम से जानते हैं। और ये वही अब्दुल गफ़ार खान थे जो पूर्णतः गांधीवादी थे, और वो बिल्कुल विभाजन के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि पूरा जो भारत और पाकिस्तान है वो एकजुट होकर के रहे, परंतु उनके इस चीज़ को भी विरोध किया गया, या उसके लिए ये सुझाव रखा गया था कि क्यों ना यहाँ पे भी वोटिंग सिस्टम हो जाए, मत का प्रयोग किया जाए, और उसके बाद जो फैसला होगा वही किया जाएगा। फिर पंजाब जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था भारत का, और बंगाल, ये दोनं क्षेत्रों में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या कुछ कुछ क्षेत्रों में कहीं किसी की अधिक थी तो किसी की कम थी। तो वैसी परिस्थिति में जो जनप्रतिनिधि थे, जो चुनाव से जीत करके गए थे, उन्हें ये सुझाव दिया गया था कि आप क्यों ना प्लानिंग कर लें आपस में, और प्लानिंग करने के बाद जो सुझाव होता है उस सुझाव के हिसाब से भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रहिए, या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं तो पाकिस्तान में रहिए। तो ये थी इसकी पृष्ठभूमि, और इसके बाद हम देखते हैं कि फिर क्या होता है। तो इस योजना से मुस्लिम लीग और भारतीय जो कांग्रेस थी वो दोनों में आम सहमति बनती है, और एक तरह से कहा जाए कि भारत में मौन रूप से ही ये उसमें सहमति दे देते हैं, क्योंकि दोनों लोगों को सत्ता की बहुत जल्दी तेज भूख थी। और उसमें एक और प्रस्ताव था देशी रियासतों को स्वतंत्र करना, कि जो दूसरी रियासत है जहाँ जाना चाहते हैं, जिनके साथ मिलना चाहते हैं वो जा सकते हैं। तो ये बातें हुई। अब हम आते हैं कि ये जो 3 जून की जो घटना हुई, उसके बाद उसके ठीक कुछ दिनों बाद, यानी कि 18 जुलाई, 1 महीने से लगभग कम के दरमियान ही 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है लाया गया। और इस नियम, तो आइए हम इसके प्रावधानों को देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रावधान रखे गए थे। तो पहला प्रावधान था कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, यानी कि भारत में क्या होगा, अब ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या था, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग डोमिनियन स्टेट बनाए जाएंगे, जैसा कि माउंटबेटन योजना में था, तो 2 अलग अलग स्टेट बना दिए गए, ठीक है। तीसरा था कि गवर्नर जनरल का जो पद है उसका सृजन किया जाएगा, यानी कि एक नया पद बनेगा जो गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाएगा। और जब वो बना तो पहला जो कौन थे भारत के, लॉर्ड माउंटबेटन, और पाकिस्तान के कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये 2 लोग जो हैं गवर्नर जनरल बनाए गए। इसके बाद तीसरा जो चौथा पॉइंट था कि दोनों डोमिनियंस को संविधान निर्माण की स्वतंत्रता। जो डोमिनियन जो दोनों बनाए गए थे भारत और पाकिस्तान, इसको क्या कहा गया कि आप अपना अपना क्या कर सकते हैं, खुद का संविधान बना सकते हैं। तो इस संविधान को जो बनाने के लिए उनको पूरी तरह से आज़ादी दे दी गई थी।
हाँ, मैं बता दूं कि जो पाकिस्तान था उसमें क्या किया गया था कि कुछ क्षेत्रों को बदलाव किया गया था। जैसे पाकिस्तान था उसको सिंध, पूर्वी बंगाल और सिलहट जो असम का क्षेत्र था वहाँ पर उन क्षेत्रों को पाकिस्तान को दे दिया गया था। यानी कि अब वो क्या थे, पाकिस्तान के भाग हो गए थे। और जो पश्चिम बंगाल, जो वर्तमान का पश्चिम बंगाल है, वो भारत में आ गया। तो मैं बता दूं कि जो बंगाल का जो था वो बाद में जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो 1971 में एक युद्ध होता है भारत पाकिस्तान का, जिसमें से पूर्वी बंगाल जो था उसका बंटवारा किया था, जो बाद में बांग्लादेश जाकर के बनता है। तो आगे चलते हैं। अगला तो है भारतीय रियासतों की स्वतंत्रता। जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना में रखा गया था कि भारतीय जो हैं जो रियासत हैं वो चाहे तो अपनी अलग स्वतंत्र हो सकते हैं। तो उसमें बताया था मैंने कि इसमें कुल 565 क्या थे, रियासतें थीं, लेकिन जिसमें से सब रियासतें करीब करीब भारत के पक्ष में चली गई थी। पर 3 ऐसे रियासत से थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये तीनों रियासत जो थे इनमें काफ़ी मतलब मतभेद था कह सकते हैं, या फिर ये भारत में आने के पक्ष में नहीं दिख रहे थे। तो जो समस्याएं थी, जैसे जूनागढ़ जो हम समझ सकते हैं कि जो गुजरात का क्षेत्र था उसके पास का एक एरिया है, और वहाँ के जो शासक थे वो महताब खान थे। और वो कहीं ना कहीं उनकी जो राय थी कि वो दुविधा में थे कि वो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में। तो अंततः 20 फरवरी 1948 ईस्वी को वो सरदार पटेल के किए गए कार्यों के कारण वो शामिल हो गए, भारत में शामिल कर लिए गए। उसके बाद दूसरा था हैदराबाद। ये हैदराबाद का जो एरिया है आप देख सकते हैं कि जो हैदराबाद का जो एरिया था वो एक विशाल कहा जा सकता है कि एक साम्राज्य था, और वो चाहते थे कि ना मैं भारत में शामिल हूँ और ना मैं पाकिस्तान में। हालांकि मुस्लिमों की आबादी वहाँ ज़्यादा थी, लेकिन वो फिर भी वो अपने स्वतंत्र रहना चाहते थे। पर वहाँ पर सरदार पटेल की भूमिका फिर से एक बार महत्वपूर्ण होती है, और उनके द्वारा वहाँ के जो शासक थे मीर उस्मान अली खान, कौन थे, मीर उस्मान अली खान, इनके द्वारा जो वो चाहते, उनकी खुद की सेना भी थी। तो इन लोग के पर जो है दबाव डाला गया सरदार पटेल के द्वारा, और एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन पोलो, जो सितंबर 1948 में, और फिर वो भारत में अपना विलय की घोषणा कर देते हैं। तो हैदराबाद में मिल गया। अब था उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में शासक वहाँ के वर्तमान थे हरि सिंह, और जब स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को भारत, और उसके बाद से जो कुछ कबीलाई थे जो पाकिस्तान के क्षेत्र के, वो आकर के आक्रमण करते हैं कश्मीर के क्षेत्र पर। तो हरि सिंह उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से सहायता मांगने आते हैं, परंतु वो सहायता किस हैसियत से दें इस बात पर वो उनके द्वारा ये शर्त रखी जाती है कि आप जो है अपना विलय भारत में कर लीजिए। और उन दोनों में आम सहमति बनती है, और 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जो जम्मू कश्मीर था उसका विलय भारत में हो जाता है। उसके बाद कुछ समस्याएं होती हैं दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद यूएनओ के द्वारा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को एक LOC बनाया जाता है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, और उसी का अनुपालन हो रहा है। परंतु 49 से लेकर अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में लगभग 3 युद्ध हो चुके हैं, और उन युद्धों का जो मुख्य वजह जो था, ये जो जम्मू कश्मीर की समस्या थी। हालांकि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा उस समस्या का कहीं ना कहीं बहुत हद तक समाधान करने की कोशिश की गई है, जिसमें धारा 370 भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो बात हो गई रियासतों की। अगला क्या था, भारत सचिव का जो पद होगा उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो जो पद, ये पद कहाँ था, ये पद था ब्रिटिश प्रशासन में, लंदन में, जहाँ से कंट्रोलिंग होता था भारत पर। तो उस पद को परमानेंट समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था कि दोनों राज्यों की सीमा का निर्धारण के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया था। सीमा आयोग जिसमें ये डिसाइड करता है कि भारत की सीमा और पाकिस्तान की सीमा जो है कैसी होगी। उसके लिए सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, और उसके बाद जो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा था उसका निर्धारण किया गया था। और वो कब किया गया था, 17 अगस्त 1947 ईस्वी को। इस प्रकार जो अधिनियम था, स्वतंत्रता अधिनियम, वो पारित किया गया, और इस भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग देश हो गए। हालांकि अलग अलग पार्टियों के द्वारा
भारत और पाकिस्तान के विभाजन का बहुत विरोध किया गया। हम 12th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे कि भारत विभाजन जो हुआ उसकी क्या त्रासदी हुई, उसका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, और भारत के शीर्ष नेता थे वो जिस समय विभाजन के लिए लड़ाई हो रही थी या जो घटनाएं हो रही थी उसमें वो क्या कर रहे थे। तो उस लोगों की सहायता की जाती है। जब पूरा देश जश्न मना रहा होता है तो उसमें महात्मा गांधी क्या करते हैं, जा कर के दंगा पीड़ित लोगों को यूँ कहें कि जो लोग जो भारत और पाकिस्तान के जो विभाजन की त्रासदी झेल रहे थे उनकी वो सहायता कर रहे थे। तो ये था हमारा स्वतंत्रता अधिनियम, और इस अधिनियम के तहत हम लोगों ने देखा कि कैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है। हमने जाना कि किस प्रकार से यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो पाकिस्तान के सर्वे सर्वा बनते हैं, और फिर भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करते हैं, और फिर भारत एक नई रूपरेखा तैयार होती है, और उसके बाद कुछ दिन के बाद संविधान का निर्माण किया जाता है, और फिर भारत जो है एक नए दिशा की ओर चल पड़ता है अपने भविष्य के लिए। तो एक बार फिर से आप लोग को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ हमें अपने देश की प्रगति से है। आपके किए गए हर एक व्यवहार को अपने दैनिक जीवन में देखें और जानें कि आपके द्वारा किया गया कार्य देश की प्रगति में कौन सा योगदान दे रहा है। अगर आप जिस दिन इस चीज़ को अपने देश के साथ देखेंगे तो हर एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।